कैसे एक लॉटरी का मैसेज बन गया एक होनहार लड़की का मौत का कारण। नेपाल मोस्ट शॉकिंग केस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे थे एपिक चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ख्याति श्रेष्ठता की। तो बात है नेपाल के शहर बिरतनगर की। 1990 में शहर में पैदा होती है ख्याति श्रेष्ठता। ख्याति बचपन से पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका सपना था पायलट बनने का, और वो 12th के बाद यूएसए जाकर पायलट की पढ़ाई करना चाहती थी। उसके पेरेंट्स को लगा कि श्रेष्ठता का सपना 12th के बाद यूएसए जाकर पढ़ना है और ये सपना बिरतनगर में रहकर पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ख्याति के माँ बाप फैसला लेते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू शिफ्ट होने की। ख्याति के पिता बिरतनगर का अपना घर बेचकर काठमांडू शिफ्ट हो जाते हैं और काठमांडू आकर ख्याति का एडमिशन काठमांडू के JCRS कॉलेज में करा देते हैं और काठमांडू ही में वहां किराए के मकान में रहने लगते हैं। ख्याति की फैमिली जिसके घर में रहती थी उनका भी सरनेम श्रेष्ठता होता है, बीरेन श्रेष्ठता। वो काठमांडू के AVM कॉलेज में बायोलॉजी टीचर थे। ख्याति की फैमिली वहां पर रहने लगती है और ट्यूशन भी घर के मालिक यानी बीरेन श्रेष्ठता के पास पढ़ती थी। फिर कुछ दिन बाद घर के मालिक ने कहा कि उसको सारी चीजें बेचकर गांव जाना है, इसलिए ख्याति की फैमिली और बिल्डिंग में रहने वाली 2 और फैमिली को घर छोड़ के जाना पड़ता है। फिर कॉलेज से करीब के मकान में किराए पर रहने लगते हैं और ख्याति 11th पास करती है। फिर आता है दिन 5 जून सन 2009, जब ख्याति स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसके पास मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वॉन्ट 20,000 रुपीज एंड फ्री टिकट टू पोखरा। पोखरा एक नेपाल में टूरिस्ट स्पॉट है। फिर इस मैसेज के बाद एक फोन आता है जिसमें एक लड़की बात कर रही होती है और वो बताती है कि नेपाल की मैगजीन वॉइस ऑफ वुमेन की तरफ से बोल रही है और उसको लकी ड्रॉ में 20,000 रुपए और फ्री टिकट्स टू पोखरा मिला है। अगर उसको ये चाहिए तो उसको बताए हुए एड्रेस पर आना होगा। ख्याति को लगा जो उसने हाई स्कूल में टॉप किया था इसलिए उसको लॉटरी मिल रही है। वो अपने पेरेंट्स को बताती है तो ख्याति की माँ उसको अकेले जाने से मना करती है और वो अपने हेल्पर राम को साथ में भेज देती है। राम और ख्याति दोनों बताए हुए लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वहां पर एक लड़की मरीना मिलती है और ख्याति को कांग्रेस करती है और कहती है कि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है इसमें शाम हो जाए। तो मरीना से बात करके ख्याति को यकीन हो गया था कि ये कोई स्कैम नहीं है। फिर वो राम से कहती है तुम घर चले जाओ, मैं शाम तक आ जाऊंगी, और मरीना के साथ चली जाती है। और इधर राम घर वापस आ जाता है। राम के घर पहुंचने के कुछ देर बाद ख्याति के पापा के पास ख्याति का कॉल आता है कि पापा मैं ठीक हूं, मैं शाम तक घर आ जाऊंगी। फिर ख्याति के पेरेंट्स को भी सुकून में आ गए थे, लेकिन शाम हो गई, ख्याति घर नहीं लौटी, ना उसका कोई फोन आया। ख्याति के पेरेंट्स ख्याति के दोस्तों को फोन लगाते हैं कि शायद ख्याति लॉटरी लेने के बाद दोस्तों के पास चली गई हो, पर दोस्तों ने भी मना कर दिया कि ख्याति हमारे यहाँ नहीं है। फिर ख्याति के पेरेंट्स राम के साथ उस जगह पर जाते हैं जहां पर राम ने ख्याति को छोड़ा था, पर उस जगह पर ख्याति की कोई खबर नहीं मिली। फिर ख्याति के फादर ने पुलिस को इन्फॉर्म करके ने का सोचा, और जब रात के 7:30 बज गए घर आए तो उनको मैसेज मिला कि ख्याति को हमने किडनैप कर लिया है
और अगर तुम ख्याति को वापस चाहते हो तो 10 लाख रुपए दो। अगर तुमने पुलिस को बताया तो हम ख्याति को जान से मार देंगे। हम ट्रिया गैंग से हैं। उन दिनों नेपाल की ट्रिया वैली में बहुत खतरनाक गैंग रहती थी और कई केस ऐसे थे जिसमें फिरौती ना मिलने पर या पुलिस को बताने पर बच्चों को मार देते थे। इसलिए ख्याति के पिता ने पुलिस को इन्फॉर्म ना करने का फैसला किया और वो 10 लाख देने को तैयार हो गए, पर पैसा कहाँ डिलीवर करना है इसका कोई मैसेज नहीं आया। ख्याति के पेरेंट्स रात भर परेशान रहते हैं। फिर सुबह मैसेज आता है कि पैसा लेकर बुटवल आ जाओ। बुटवल काठमांडू से 270 किलोमीटर दूर एक जगह थी। ख्याति के पिता फौरन तैयार हो जाते हैं और बुटवल पहुंच जाते हैं, मगर जब बुटवल पहुंचे और किडनैपर को मैसेज करते हैं तो किडनैपर कहता है बुटवल नहीं बल्कि पैसे लेकर चितवन आओ। बुटवल से चितवन की दूरी 165 किलोमीटर थी। ख्याति और उसके बीवी और नौकर राम फौरन चितवन के लिए रवाना हो जाते हैं और जब चितवन पहुंच जाते हैं, फिर जब वो चितवन पहुंचते हैं तो किडनैपर का मैसेज आता है पैसा लेकर इस बार सिनौली पहुंचना है। फिर 155 किलोमीटर का सफर तय करके सोनौली पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार मैसेज आया कि पैसा लेकर नेपाल के किसी शहर में नहीं बल्कि इंडिया के वेस्ट बंगाल के शहर दार्जिलिंग में आना है, वहीं पैसा लिया जाएगा। हालांकि वो लोग बहुत थक गए थे, लेकिन बेटी की चाहत में दार्जिलिंग के लिए रवाना हो जाते हैं, जिसकी डिस्टेंस सोनौली से 625 किलोमीटर थी। वो बॉर्डर क्रॉस करके जब वो दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं तो वो किडनैपर को मैसेज करते हैं कि हम पहुंच गए। तो किडनैपर मैसेज करता है कि दार्जिलिंग नहीं बल्कि काहा भिट्टा आओ, वहीं पैसा लिया जाएगा। वो लोग थक गए थे, मगर मरता क्या नहीं करता। वो खाखा भिट्टा के लिए रवाना हो जाते हैं। खाखा भिट्टा की दूरी दार्जिलिंग से सिर्फ 100 किलोमीटर थी। वो लोग खाखा भिट्टा पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने में उनको काफी टाइम लग जाता है। फिर तारीख 17 जून 2009 जब वो किडनैपर को मैसेज करते हैं कि हम खाखा भिट्टा पहुंच गए, तो इस बार दूसरे शहर का नाम नहीं बल्कि वो एक होटल और उसके रूम नंबर भेजते हैं कि वहां पैसे लेकर आ जाओ, लेकिन साथ में ये लिखा था पैसा लेकर सिर्फ नौकर राम ही आएगा, अगर दूसरा कोई भी आया तो हम ख्याति को मार डालेंगे। तो पेरेंट वैसा ही करते हैं और राम को पैसा लेकर बताए हुए रूम में भेज देते हैं। ख्याति के पेरेंट्स बाहर खड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि राम पैसा देगा और ख्याति को लेकर वापस आ जाएंगे, मगर राम खाली हाथ आता है। वापस आते ही दोनों पेरेंट्स टूट चुके थे और हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस वो उस होटल में जाए। इसलिए वो लोग काठमांडू के लिए वापस रवाना हो जाते हैं कि इस उम्मीद से कि शायद ख्याति को वो काठमांडू में वापस कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ख्याति के पिता किडनैपर को कॉल भी करते हैं, मगर कोई रिप्लाई नहीं आता। अब वो लोग पुलिस स्टेशन जाने का फैसला लेते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और ख्याति की पूरी स्टोरी बताते हैं। तो पुलिस ख्याति के पेरेंट्स से पूछती है कि क्या ऐसी कोई चीज जो आपको बहुत ऑड लगी हो, कोई चीज आपको इसके दरमियान कोई बहुत अजीब लगी हो। तो ख्याति की माँ बताती है कि जब वो खाखा भिट्टा के होटल के बाहर खड़ी थी तो उसने अपने पुराने मकान मालिक और ख्याति के ट्यूशन टीचर बीरेंद्र को देखा था, लेकिन ख्याति की टेंशन में इतनी वो दिमाग उनका काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने बीरेन से जाके नहीं मिली। फिर पुलिस बीरेन के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि बीरेन नेपाल का था ही नहीं बल्कि वो तो इंडिया के दार्जिलिंग का था। और इधर पुलिस बीरेन का पता लगा ही रही थी, उधर चितवन में पुलिस को किसी इलाके से लड़की के हाथ और किसी इलाके से लड़की के पैर मिल रहे थे, मगर सर ना होने की वजह से बॉडी की पुष्टि करना मुमकिन नहीं था। और कुछ दिन के बाद पुलिस बीरेन को अरेस्ट कर लेती है। तो पता चलता है कि बीरेन शादीशुदा है, उसकी बीवी कनाडा में और उसके बच्चे नाना नानी के पास रहते हैं। पहले तो पुलिस को बीरेन कुछ बताने से मना कर देता है,
लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो बताता है कि ख्याति उसकी किराएदार और स्टूडेंट थी, मगर उसको घर बेचना पड़ा था, इसलिए उनको घर से निकालना पड़ा। जब पुलिस ने उसको घर बेचने का रीजन पूछा तो उसने बताया कि उसको गैम्बलिंग की लत लग गई थी, जिसकी वजह से वो रोज कसिनो जाता था और भारी कर्जे में था, मगर कर्जा घर बेचने के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर बीरेन बताता है कि उसको पता चला कि उसके पुराने किराएदार यही काठमांडू में एक मोहल्ले में रहते हैं। तो फिर बीरेन ये सोचकर ख्याति के घर गया कि कुछ मदद मिल जाएगी। पहले तो वो इधर उधर की बात करता रहा, जिसमें ख्याति की माँ ये बता देती हैं कि ख्याति का यूएस में पढ़ने का प्लान है और ख्याति के लिए उन लोगों ने सेविंग भी की रखी है। इसी चीज से बीरेन का मूड बदलता है और वो ख्याति को किडनैप करने का प्लान बनाता है। फिर वो अपनी स्टूडेंट मरीना को फोन करता है और पूरा प्लान बताता है, और मरीना फिर मैसेज करती है ख्याति को और कॉल करती है। फिर जब मरीना ख्याति से मिलती है तो ख्याति को बीरेन के पास ले जाती है और कहती है कि इस मैगजीन के एडिटर यही हैं, और ख्याति अपने माता पिता को बीरेन के सामने फोन करती है। फिर बीरेन कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर ख्याति को बेहोश कर देता है, मगर कुछ देर बाद ख्याति फिर उठ जाती है तो बीरेन इस बार क्लोरोफॉर्म सुंघाता है, मगर क्लोरोफॉर्म की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ख्याति की डेथ हो जाती है और बीरेन डर जाता है, इसलिए ख्याति को डंडे से मार मार के टुकड़े कर देता है, बॉक्स में रखकर अलग अलग इलाकों में फेंक देता है। फिर बीरेन को कोर्ट में ले जाया जाता है और उसको 39 इयर्स की सजा सुनाई जाती है। दैट्स इज फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू।